फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले जो है रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू और सेकंड जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें दो टाइप हैं। एक तो है बेलमेंट फॉर रिवार्ड और नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट, दूसरा है ग्रेचुअस बेलमेंट। तो बेलमेंट फॉर रिवार्ड या नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट यानी कि ऐसी बेलमेंट जिसमें कि कोई अमाउंट पे किया जाता है बेलमेंट के लिए। जैसे ए अपनी गाड़ी देता है बी को एक दिन के लिए, तो वो उससे क्या लेता है, किराया लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेलमेंट फॉर रिवार्ड और नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। जैसे बैंक में हम अपनी लॉकर में हम अपनी ज्वेलरी वगैरह रखते हैं तो बैंक रेंट लेता है लॉकर का, तो ये नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है। सेकेंड है ग्रेचुअस बेलमेंट। तो जब गुड्स बेलमेंट की जाती हैं तो कोई रिवार्ड नहीं लिया जाता। ठीक है, बेलर या बेली के द्वारा कोई रिवार्ड नहीं लिया जाता, फ्री में बेलमेंट हो रही है, तो इसे कहते हैं ग्रेचुअस बेलमेंट। ठीक है, जैसे ए अपनी गाड़ी बी को देता है, ठीक है, और वो उससे कोई अमाउंट नहीं लेता, तो इसे कहते हैं ग्रेचुअस बेलमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें है ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेलमेंट कितने टाइप की होती है। इसमें है सबसे पहले बेलमेंट फॉर यूज़। तो जब हम किसी पर्सन को अपनी गुड्स यूज़ करने के लिए देते हैं, ठीक है, तो ये है बेलमेंट फॉर यूज़। जैसे ए ने जो है अपनी गाड़ी दी बी को कि वो एक शादी पर जाए और वो गाड़ी ले जाए। ठीक है, तो वो यूज़ करने के लिए दी और वो आकर क्या करेगा, वापस कर देगा। तो ये है बेलमेंट फॉर यूज़। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी में क्या होता है कि सुरक्षित रखने के लिए बेलमेंट की जाती है गुड्स की। ठीक है, जैसे बैंक में हम अपना लॉकर में अपनी ज्वेलरी रखते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो वो सुरक्षित रखने के लिए रखते हैं। तो ये क्या है, बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। उसके बाद है बेलमेंट फॉर कैरेज। तो जब हम अपनी गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, बेलमेंट फॉर कैरेज। जैसे हम रेलवे कंपनी के थ्रू गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजते हैं या शिपिंग कंपनी के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजते हैं, तो ये है बेलमेंट फॉर कैरेज। नेक्स्ट है बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन इन शेप। बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन इन शेप में क्या होता है कि जब गुड्स दी जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की, कि वो उसकी शेप में चेंज कर दे। ठीक है, जैसे कि हमने एक कपड़ा दिया टेलर को, ठीक है, कि वो क्या कर दे, कपड़ा दिया टेलर को कि वो क्या बना दे, उसकी ड्रेस बना दे, सूट बना दे। तो ये है बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन इन शेप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेलमेंट फॉर रिपेयर। तो अगर रिपेयरिंग के लिए गुड्स दी जाती हैं, जैसे मोबाइल दिया जाता है रिपेयरिंग के लिए, तो इस तरह से ये क्या है, बेलमेंट फॉर रिपेयरिंग। फिर है बेलमेंट बाय पान और प्लेज। पान और प्लेज में क्या होता है कि जब कोई पैसा किसी को उधार लेना होता है तो उसे कोई सिक्योरिटी रखनी होती है, जैसे ज्वेलरी रख दी। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या है, बेलमेंट बाय पान और प्लेज। ठीक है, तो इस तरह से जो ज्वेलरी वगैरह रखी जाती है, ये कैसी, ये क्या है, ये भी बेलमेंट है, बाय पान और प्लेज इसको कहते हैं। तो इस तरह से ये बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बेलर। तो बेलर कौन होता है, जो गुड्स को डिलीवर करता है। ठीक है, जैसे ए ने अपनी गाड़ी बी को दी, ठीक है, मैरिज पर जाने के लिए, तो ए बेलर हो गया और बी बेली। तो अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि बेलर के, ए की क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। सेक्शन 150 क्या कहता है
कि बेलर का ये ड्यूटी बनती है कि वो बेली को गुड्स की वो सब डिफ़ॉल्ट्स बता दे जिसका उसके बारे में उसको पता है, ठीक है। अगर वो उसको बता देता है तो वो ठीक रहेगा उसको यूज़ करना। अगर वो नहीं बताता तो हो सकता है कि बेली को नुकसान हो जाए, ठीक है। तो अगर वो बता देता है फिर तो ठीक है, अगर नहीं बताता तो बेली को जो भी लॉस वगैरह होगा इस कारण से उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो लेकिन अगर बेलमेंट रिवार्ड के लिए है, ठीक है, तो चाहे बेलर को इन डिफ़ॉल्ट्स का पता था या नहीं पता था, अगर वो नॉन ग्रेचुअस मतलब अगर तो वो नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, यानी कि अगर उसके लिए रिवार्ड है तब तो बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन सब डिफेक्ट को बता दे जिनका उनसे पता था। अगर बेलमेंट कैसी है अगर बेलमेंट ग्रेचुअस है, जो हमने ऊपर किया कि अगर बेलमेंट के लिए कोई रिवार्ड नहीं दिया जा रहा, तो ऊपर वाले केस में है कि जो उसे पता है वो बता दे। और अगर बेलमेंट कैसी है, अगर बेलमेंट नॉन ग्रेचुअस है, यानी कि उसके लिए रिवार्ड दिया जा रहा है, बेलमेंट के लिए अमाउंट दिया जा रहा है, तो बेलर चाहे उसको किसी डिफेक्ट का पता था या नहीं पता था, अगर इससे बेली को कोई लॉस हो रहा है तो वो किसको पे करना पड़ेगा? बेलर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि राम शाम को अपना घोड़ा उधार देता है। राम जानता है कि घोड़ा क्या है? दुष्ट है, परंतु वह शाम को ये नहीं बताता। घोड़ा भाग खड़ा होता है जिससे शाम घोड़े से गिर जाता है, उसे चोट लगती है। तो शाम को पहुँचने वाली क्षति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? राम। उसके बाद रमेश अपनी गाड़ी किराए पर महेश को देता है। ऊपर वाले केस में तो क्या है कि बेलर को पता है कि घोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है, वो गड़बड़ कर देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं बताता। नीचे में क्या है कि रमेश अपनी गाड़ी किराए पर महेश को देता है और गाड़ी में डिफ़ॉल्ट है, मतलब गाड़ी को चलाना सेफ़ नहीं है, लेकिन अब रमेश को भी नहीं पता इस बारे में और गाड़ी क्या हो जाती है? गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और बेली को यानी कि महेश को चोट लग जाती है। तब यहाँ पे चाहे रमेश को नहीं पता था, क्योंकि बेलमेंट कैसी है? रिवार्ड, बेलमेंट फॉर रिवार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेलर को बेली को क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? टू रुपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस, आवश्यक व्ययों का भुगतान करना। तो यहाँ क्या कहता है सेक्शन 158 में, जहाँ बेलमेंट की शर्तों के अनुसार बेली को कोई गुड्स रखनी है या ले जानी है या उसको उस पर कोई वर्क करना है और इसके लिए बेली को कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा, ठीक है, यानी कि ग्रेचुअस बेलमेंट है, तो ऐसे केस में बेली को वो सब एक्सपेंसेस मिलने चाहिए, ठीक है, यानी कि बेलर बेली को वो सब एक्सपेंसेस देगा जो बेली ने उस गुड्स की देखभाल के लिए किए हैं, ठीक है। क्या मतलब कि बेलर ने बेली को कोई गुड्स दिए हैं, ठीक है, और बेली को इसके लिए कोई अमाउंट नहीं मिल रहा, तो बेली अगर उन गुड्स पे कोई खर्चा कर रहा है उन गुड्स को ठीक ठाक रखने के लिए, तो बेलर को वो सारा खर्चा बेली को पे करना पड़ेगा। जैसे क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रवि अपनी गाय मुकेश के पास देखभाल के लिए छोड़ता है, ठीक है, और मुकेश को इसके लिए कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, तो गाय को क्या खिलाना है? चारा खिलाना है। तो ऐसे केस में जो रवि है यानी कि बेलर है, उसे मुकेश को यानी कि बेली को वो सारे एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे जो कि गाय को
की देखभाल के लिए होंगे, जैसे चारा देना या और भी कुछ देना, वो सारे खर्चे जो भी हो रहे हैं तो वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये तो थे नॉर्मल एक्सपेंसेस, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं वो भी पे करने पड़ेंगे बेलर को, बेली को। जैसे गाय बीमार हो जाती है तो भी वो भी एक्सपेंसेस बेलर बेली को पे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टू इंडेमनीफाई द बेली। ठीक है, अब ये क्या कहता है, अगर बेली, ठीक है सॉरी, अगर बेलर किसी ऐसे माल की बेलमेंट करता है जो किसी अन्य व्यक्ति का है या निक्षेपी के स्वामित्व में दोष है, बेलर के स्वामित्व में दोष है, तो इस दोष के कारण अगर बेली को कोई हानि उठानी पड़ती है तो ऐसी हानि के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बेलर। ठीक है, कैसे, ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा। मान लिया ए के पास एक गाड़ी है, ठीक है, और वो इस गाड़ी को सी को दे देता है ऑक्शन करने के लिए। ठीक है, सी को पता है ये गाड़ी ए की नहीं है, ये गाड़ी किसकी है, बी की है। ए को भी पता है ये गाड़ी किसकी है, बी की है। सी को भी पता है ये गाड़ी किसकी है, बी की है। अब सी इस गाड़ी की को क्या कर देता है, सेल कर देता है, ऑक्शन कर देता है। अब बी सी के अगेंस्ट क्या करता है, केस कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसने जो है ये गाड़ी सेल करी है, उसका तो उस पर राइट ही नहीं है सी का, तो वो सेल तो कर ही नहीं सकता, ऑनर तो कौन है, बी है। तो अब सी को जो एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे इस कारण से, तो वो सारे एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, ए। ठीक है, तो ए यहाँ पे बेलर है, क्योंकि ए के जो है ए के जो ऑनरशिप है उसमें क्या है, डिफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइबिलिटी ऑन ब्रीच ऑफ बेलमेंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइम। अगर बेलर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टाइम से पहले ख़त्म कर देता है और इस कारण से बेली को लॉस हो जाता है, प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो वो जो भी लॉस होगा वो कौन पे करेगा, बेलर बेली को पे करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने पढ़ा ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बेलर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम, राइट्स ऑफ बेलर। तो बेलर के क्या राइट्स हैं, इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं कंपनसेशन फॉर लॉसेस ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय बेली। अगर बेली कोई नेग्लिजेंस करता है तो बेलर को राइट है उसे कंपनसेशन लेने का। तो सेक्शन 152 क्या कहता है कि अगर सेक्शन 152 क्या कहता है, बेली का क्या ड्यूटी है। ठीक है, कि जो भी गुड्स उसके पास आई हैं बेलमेंट के लिए उनकी प्रॉपर केयर करे। ठीक है, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में अगर बेली ने उन गुड्स की प्रॉपर केयर नहीं की है, जैसे एक नॉर्मल इंसान अपनी गुड्स की करता है, तो अगर ऐसे केस में गुड्स में कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, गुड्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो सारी गुड्स जो कि जैसे कि मान लिया बेली ने ठीक से केयर नहीं की गुड्स की, तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं या गुड्स चोरी हो गई हैं, तो वो सारा जो एक्सपेंस होगा, जो लॉस होगा, वो कंपनसेट करना पड़ेगा बेली को। किसको, बेलर को। कहने का मतलब क्या है कि बेली को गुड्स की प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, जैसे एक पर्सन अपनी गुड्स की करता है। उसके बाद सेकंड क्या है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑन इनकंसिस्टेंट यूज़ बाय बेली। ये ध्यान से समझना है आपने। सेक्शन 153 क्या कहता है, अगर बेली जो बेलमेंट की गुड्स हैं उनके संबंध में कोई ऐसा कार्य करता है जो कि बेलमेंट के इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है, यानी कि जो बेलमेंट में बताया गया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, असंगत कार्य करने पर, तो इस केस में बेलर को ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। या और जब कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा तो जो गुड्स उसने दी थी वो क्या ले सकता है, वापस ले सकता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखो, क्या एग्जांपल दिया हुआ है कि ए ने बी को एक घोड़ा उसकी निजी सवारी के लिए किराए पर दिया, लेकिन जो वो घोड़ा है, ठीक है, वो बी ने क्या किया, उसकी निजी सवारी के लिए दिया था, लेकिन बी ने उसको अपनी
घोड़ा गाड़ी में यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तब यहाँ पे जो गुड्स का यूज़ है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। बेली ने इनकंसिस्टेंट यूज़ किया है, दिया तो उसकी पर्सनल यूज़ करने के लिए था, उसकी सवारी के लिए था, लेकिन उसने गाड़ी में ही उसको यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी होती है तो उसमें यूज़ करना शुरू कर दिया। यहाँ पे ए को क्या राइट है, वो जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म कर दे और अपना घोड़ा वापस ले ले, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कंपनसेशन ऑन अनऑथोराइज्ड यूज़ बाय द बेली। ये क्या है कि अनऑथोराइज्ड यूज़, अनाधिकृत प्रयोग करने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करना। सेक्शन 154 में क्या कहा गया है कि अगर बेली बेलमेंट की गुड्स को जो बेलमेंट की कंडीशन थी उनके अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करता, अपनी मर्ज़ी से यूज़ करता है, अनाधिकृत अनऑथराइज्ड यूज़ करता है, तो इस कारण से बेली को कोई लॉस होता है, ठीक है। इस कारण से बेलर को कोई यूज़ होता है, बेलर को, तो बेलर को ये सारा लॉस जो है वो किससे प्राप्त करने का अधिकार है, बेली से प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि किस कारण से हुआ, अनऑथोराइज्ड यूज़ से हुआ। कैसे, ये आपको एक एग्जांपल से समझ आएगा कि जैसे ए बी को घोड़ा देता है उसकी सवारी के लिए, अब यहाँ किराए पर देता है, ठीक है। तो अब ए बी को घोड़ा देता है उसकी सवारी के लिए, अब बी क्या करता है, ये घोड़ा सी को दे देता है, ठीक है। अब सी क्या करता है, सी अपनी प्रॉपर केयर करता है घोड़े पर बैठने के लिए, ठीक है, लेकिन घोड़ा जो है वो गिर जाता है। तो यहाँ पे घोड़े की जो भी लॉस हुआ, घोड़ा जो भी उसको चोट वगैरह आई, उसको ठीक करवाने का जो भी खर्चा आएगा वो सारा जो है बी ए को देगा। तो यहाँ कैसा यूज़ है, अनऑथोराइज्ड यूज़ है। तो यहाँ पे ए को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का अधिकार नहीं है, यहाँ पे उसे सिर्फ कंपनसेशन पाने का अधिकार है। जबकि ऊपर वाले केस में क्या है, ऊपर वाले केस में उसे क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का अधिकार मिलेगा और वो अपनी वस्तु वापस ले सकता है। तो ये अब डिपेंड करता है, कोर्ट सिचुएशन को देखेगा कि उस पर सेक्शन 153 अप्लाई होगी या 154। 153 में तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का राइट है, ठीक है, और गुड्स वापस लेने का, लेकिन यहाँ पे क्या राइट है, कंपनसेशन लेने का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कंपनसेशन व्हेन बेली मिक्सेस द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स। सेक्शन 155 के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर बेली जो उसको गुड्स दी गई हैं बेलमेंट के टाइम, अगर वो अपनी गुड्स के साथ क्या कर लेता है, मिक्स कर लेता है, सेक्शन 155 कहता है, ठीक है। तो जब वो गुड्स मिक्स करता है तो बेलर का राइट कौन सा होगा, जो इतनी गुड्स उसकी मिक्स की गई हैं। अब 156 क्या कहता है, ऊपर वाले केस में पॉइंट क्या था ये आपने ध्यान देना है, अगर बेली बेलर की सहमति से, ये पॉइंट नोट करना है कि बेली बेलर की सहमति से अगर गुड्स को मिक्स कर लेता है तो बेलर का राइट गुड्स में कितना होगा, जितनी उसकी गुड्स हैं। 156 क्या कहता है कि अगर बेली बेलर की सहमति के बिना जो उसके पास गुड्स बेलमेंट के लिए आई हैं उनको अपनी गुड्स में मिला लेता है, और गुड्स को अलग अलग भी किया जा सकता है, तो दोनों को अपनी अपनी गुड्स में राइट होगा, ठीक है। बेलर को अपनी गुड्स में राइट होगा और बेली को अपनी, लेकिन गुड्स को अलग करने का जो खर्चा आएगा वो कौन पे करेगा, बेली पे करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने सहमति के बिना मिक्स किया है। अब 57 क्या कहता है, अगर बेली बेलर की सहमति के बिना उसका माल अपने माल में मिला लेता है और माल को अलग भी नहीं किया जा सकता, तो बेलर को बेली से पूरे माल की जो भी कंपनसेशन है वो मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है। ये था सहमति से मिला लेता है, तो उस केस में जो भी उसका राइट होगा बेलर का गुड्स में वो उसे मिल जाएगा। अगर सहमति के बिना मिला लेता है तो अगर तो माल को अलग अलग किया जा सकता है तो बेलर का राइट अपने माल में होगा, बेली का अपने माल में,
ठीक है। और बेलर को क्षतिपूर्ति मिलेगी, मतलब जो भी अलग करने का खर्चा है वो किसका होगा, बेली का होगा, ठीक है। अगर बेलर ने किया तो बेलर को मिल जाएगा। उसके बाद और अगर मिलावट के कारण कोई हानि हो रही है तो वो भी बेलर को मिलेगी, ठीक है। इस तरह से सेक्शन 157 क्या कहता है, अगर बेलर की सहमति के बिना माल मिला लिया गया है तो ऐसे केस में माल को अलग नहीं किया जा सकता, तो बेलर को पूरी माल की कंपनसेशन पाने का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स एट एनी टाइम इन केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट। सेक्शन 159 क्या कहता है कि ग्रेचुअस बेलमेंट यानी कि जहाँ पे कोई अमाउंट पे नहीं किया गया बेलमेंट के लिए, तो बेलर को राइट है किसी भी टाइम गुड्स को वापस ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम से पहले वो वापस ले रहा है तो इस कारण से अगर बेली को कोई लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट की जगह लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो वो लॉस की कंपनसेशन उसे बेलर को बेली को पे करनी पड़ेगी। उसके बाद राइट टू गेट्स द गुड बैक 160 क्या कहता है कि जो भी एक फ़िक्स पीरियड के लिए जो बेलमेंट की गई थी या जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया, उसके बाद बेलर को गुड्स वापस पाने का राइट है। फिर राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड 163 क्या कहता है, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में अगर बेलमेंट जो गुड्स की गई हैं उनमें कुछ इंक्रीज़ होता है या उससे कुछ प्रॉफिट होता है तो बेलर को राइट है कि वो इंक्रीज़ या वो प्रॉफिट उसे मिले, ठीक है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ए ने अपनी गायें अपने फ्रेंड बी के यहाँ देखभाल के लिए छोड़ दी और गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, तो ऐसे केस में ए को गाय के साथ साथ बछड़ा भी प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस तरह से ये है आपने इम्पोर्टेंट है राइट्स ऑफ बेलर। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है, अच्छे से आपने पढ़ना है, समझना है और इसको अच्छे से करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ लेना।